वो मुंबई का एक मशहूर एडवोकेट था जिसकी बीवी पर ये इल्ज़ाम लगा था कि वो अपने ब्यूटी पार्लर की आड़ में गलत धंधा चलाती है। पुलिस को पक्के सबूत मिले थे और उस वक्त हर तरफ मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह उसी का नाम था, फरियाल राजपूत। लेडीज़ पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी लगाई हुई थी और मीडिया वाले उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। अभी अभी उसे उसके पार्लर से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। वो अपना चेहरा दुपट्टे के घेरे में छुपाती हुई काँप रही थी और टीवी स्क्रीन पर जमी असफद यार खान की नज़रें बस उसी पर टिकी थीं, खासकर उसकी नीली कांच जैसी आंखों पर, जो एक गहरी झील जैसी लग रही थी। मिस फरियाद राजपूत, क्या आप पार्लर की आड़ में लड़कियों का गलत काम करवाती हैं? क्या ये सच है? एक न्यूज़ रिपोर्टर लड़की ने माइक आगे करते हुए पूछा, लेकिन वो सबको खाली खाली नज़रों से देख रही थी। आंसू उसकी पलक छोड़ने ही वाले थे, पर वो किसी तरह रुके हुए थे। आपके पार्लर से लड़के और लड़कियां दोनों गैर जरूरी हालात में मिलते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? एक और सवाल आया तो फरियाल का सिर झुक गया और आंसू बांध तोड़कर बाहर निकले। वो सिर झुकाकर अपने आंसू छुपा रही थी, जबकि असफदयार खान बहुत सुकून से बैठा, ठोड़ी पर हाथ रखकर पूरा नज़ारा ऐसे देख रहा था जैसे इससे ज़्यादा कोई और ज़रूरी काम ही ना हो। असफी, असफी, अचानक जहांगीर दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो असफदयार चिढ़कर उसकी तरफ देखने लगा। तुमने न्यूज़ देखी? वो फरियाल को उसके शब्द मुंह में ही रुक गए, क्योंकि उसकी नज़रें टीवी पर चली गई थीं, जहां फरियाल को पुलिस वैन में बिठाया जा रहा था। तुम तुम जानते हो, फरियाल को पुलिस ले जा रही है। वो हैरान रह गया। जरा धीरे बोलोगे क्या? कान फाड़ने हैं। असवद ने एक कान में उंगली डालकर चिढ़कर कहा। फरियाल को पुलिस पकड़कर ले जा रही है और तुम इतने शांत बैठे हो। असफी, जहांगीर को सख्त हैरानी हुई। तभी असवद अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। तो मैं क्या करूं? जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। असवद की लापरवाही भरी बातें सुनकर जहांगीर हिल गया। ये ये क्या बोल रहे हो तुम? फरियाल ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर सकती, वो मासूम है। काश, काश वो मासूम होती जहांगीर। असवद की आवाज़ ऊंची हो गई। अच्छा होगा तुम भी उस गलतफहमी से बाहर आ जाओ, जैसे मैं आ चुका हूँ। उसने कुर्सी की बैग से अपना कोट उठाया और बाजू पर डाला और तेजी से बाहर निकल गया, दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए। ये सब क्या हो रहा है? असफद और फरियाल के बीच क्या हुआ है जो आज असफद ऐसा? जहांगीर सिर पकड़कर बैठ गया। बाबा, बाबा, आमना रोती हुई हवेली के अंदर दौड़ कर आई। हवेली में उस वक्त सब लोग सन्न बैठे थे और न्यूज़ देख रहे थे। सुल्तान खान की पोती को पुलिस पकड़कर ले गई थी, और वो भी ऐसे इल्ज़ाम में जिससे पूरी फैमिली सर से सिर झुका चुकी थी। माँ वो फरी भाभी को पुलिस। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। सबकी गुस्से भरी निगाहें स्क्रीन पर जमी थीं। असवद कहाँ है? उसे फ़ोन करो। अभी तक आया क्यों नहीं? क्या उसे पता नहीं फरियाल के साथ क्या? खानदादा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बहुत धीमे भारी कदमों से असफद यार खान अंदर आया। सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। असफद, हमारी फरियाल। नादिया खानम की भीगी आवाज़ सुनाई दी। असद ने बस एक नज़र उनकी तरफ की और चुप खड़ा रहा, जैसे वो सबके बोलने का इंतज़ार कर रहा हो। असवद, तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? फरियाल को पुलिस पकड़ कर ले गई और तुम उसे छुड़ाने की बजाय सीधा हवेली आ गए हो। खानदादा की बात पर असवद का दिमाग तिलमिला गया। तो उसने माथे पर बल डालते हुए पूछा था। सब उसे हैरानी से देखने लगे। असवद, तुम भूल रहे हो, फरियाल तुम्हारी बीवी है। खानदादा ने बीवी पर खास जोर दिया था। असफद ने ठंडी सांस ली। आपने पूरा नाम नहीं लिया खानदादा। फरियाल राजपूत। वो सियार राजपूत की बेटी है। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। बोर बाबर राजपूत की पोती है। और एक कदम आगे बढ़ाया। और हाँ, सामिया खान की बेटी। उसने सामिया की तरफ देखा, जिनकी आंखों में हजार सवाल थे, जैसे वो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि अफसद कहना क्या चाहता है। खानदादा उसे होठ भींचे देख रहे थे। अफसद यार, मुझे उसके रिश्ते मत गिनाओ। वो सब रिश्ते पीछे छूट चुके हैं। अब वो इस खानदान की बहू है और उसका पुलिस थाने में बंद होना हमारे लिए शर्म की बात है। उनकी गूंजती आवाज़ पर सब चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे।
नहीं छूटे वो रिश्ते खानदादा, नहीं छोटे, अफसर ने धीरी लेकिन ठंडी आवाज़ में कहा। उस गलतफहमी से बाहर आ जाइए। आपकी नवाज़ी उतनी मासूम नहीं है जितना आप समझते हैं। उसके मुंह से ये बात सुनकर सब दंग रह गए थे। वो फरियाल के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता था? खानदादा खुद भी हैरान थे। तुम क्या बक रहे हो? होश में हो? सामिया फूफी ने कांपती आवाज़ में कहा। अफसर ने उनकी तरफ तंज भरी नज़र डाली। होश में तो मैं अब आया हूँ। आपकी बेटी ने ही तो मुझे बेहोश कर रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पूरे होश में हूँ। उसका जहरीला लहजा अभी भी वही था। असफद, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। फरियाल तुम्हारी बीवी है और तुम उसे जेल से छुड़ाए बिना हवेली क्यों आ गए? इस बार उसके बाबाजान शाहनवाज खान ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में पूछा। मामला इतना क्यों बिगड़ रहा है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इसी लायक है। असफद के लहजे में गुस्सा और ताना दोनों थे। मेरी बेटी के लिए ऐसे शब्द मत बोलो असफद। मैं उसकी मासूमियत की गवाह हूँ। सामिया फूफी रोते हुए बोली थी। असफद ने झुंझलाकर कहा, माँ को अपनी हर औलाद ही मासूम लगती है, चाहे वो अंदर से कैसी भी हो। असफी, नादिया खानम ने दर्द से बेटे को पुकारा। वो बोला, माँ जी, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। बहुत थक गया हूँ, फ्रेश होकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। वो अपना कोट कंधे पर डालकर ऊपर चला गया। खानदादा कुछ कहते उससे पहले शाहनवाज खान ने कहा, जाने दें उसे, मैं खुद फरियाल को बाहर निकलवाने का इंतज़ाम कर लूँगा। ये सुनकर असवद एक पल को रुका, फिर सिर झटक कर अपने कमरे में चला गया। कमरे की लाइट ऑन की तो खाली बिस्तर उसे चिढ़ा रहा था। उसकी नज़रें उसी पर टिक गईं और उसे फरियाल की बातें याद आने लगीं। असफ़ी, आप मुझे कभी अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना? कभी नहीं। वो उसके हाथ पर किस करते हुए बोला था। वादा करो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और असफद ने सोचकर उसका हाथ थाम लिया था। वो खुशी से उससे लिपट गई थी और असफद ने भी उसे पूरे दिल से गले लगाया था। लेकिन आज आज वो नहीं थी। कमरा खाली था और जबकि वो खुद ही ये दूरी चाहता था, फिर भी उसका मन भारी हो रहा था। उसने कोट एक तरफ फेंक दिया और बिस्तर पर बैठकर सिर पकड़ लिया। बाबा उसे निकाल लेंगे, वो खुद को दिलासा देने लगा था। फिर वो शावल लेने चला गया। उधर फरियाल राजपूत जेल की सलाखों के पीछे बैठी थी। दीवार से टिककर रोती हुई वो पूरे हादसे को समझने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ 19 साल की मासूम लड़की एक बड़ी साजिश में फंस गई थी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दिल जैसे फटने को था, लेकिन वो रो रो कर चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं था। मीडिया ने जिस तरह उसे बदनाम किया था, उससे वो और टूट गई थी। तभी एक लेडी कांस्टेबल आई। ये लड़की तुमसे मिलने के लिए कोई आई है। फरियाल उठकर सलाखों के पास गई। सामने चेहरा ढके एक औरत खड़ी थी। निखत फूफी, उसने पहचान लिया। उन्होंने गुस्से में उसे घूर कर कहा, मेरा नाम मत लेना यहाँ, और ध्यान से सुनो फरियाल। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये सब पहले से प्लान किया गया था। तुम्हारे ही सोहन ने ये सब करवाया है, तुम्हें फंसाने के लिए। फरियाल के माथे पर शिकन पड़ गई थी। वो ऐसा नहीं कर सकते निखत फूफी। वहाँ जो कुछ भी हुआ वो बोल ही रही थी कि निखत फूफी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम्हारे शौहर के कहने पर सब हो रहा है। फरियाल के चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी थी। मत मानो अभी, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने दो, तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। निखत फूफी बोली, और हाँ, इस मामले में मेरा नाम मत लाना, वरना अच्छा नहीं होगा, न तुम्हारे लिए न तुम्हारे घर वालों के लिए। तुम्हारे शौहर की दुश्मनी तुमसे ही है, और जो कुछ किया है तुम्हें फंसाने के लिए किया है। इसलिए निखत फूफी का नाम बदनाम करने की गलती मत करना, समझी? वो गुस्से को दबाते हुए कहकर मुड़ने लगी। फरियाल ने रोके बिना पूछ लिया, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगी? निखत ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन नकाब की वजह से चेहरा दिखा नहीं। तुम्हारा वो एडवोकेट शौहर किस दिन काम आएगा? वही निकालेगा तुम्हें यहाँ से, जिसने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है वही है। इतना कहकर वो चली गई। उसके जाते ही फरियाल कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। उसे यकीन था कि दुनिया भले मदद करे या ना करे, लेकिन निखत फूफी उसकी मदद जरूर करती। लेकिन आज उन्होंने भी हाथ खींच लिए थे। उसकी सांसें भर आईं। वो सलाखों से टिक कर बैठ गई।
आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। बाबा, आप ही आ जाइए। अपनी बेटी को बचाने के लिए दादा जान कोई तो आए। वो जेल की ओर देखते हुए सिसकती जा रही थी। वो हर किसी को दिल ही दिल में पुकार रही थी, बस एक शख्स को नहीं, अपने शौहर को। उधर कहाँ जा रहे हो? बाबर राजपूत ने सियार राजपूत को जल्दी जल्दी निकलते देखा तो पूछ लिया। बाबा, आप जानते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरी बेटी जेल में है, सियाल बोले। बाबर राजपूत गुस्से में गुर्राए थे। वो तुम्हारी बेटी नहीं, खान हवेली वालों की बहू है। अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। सियार राजपूत ने सिर हिलाया। अगर सच में रिश्ता न होता तो आज वो जेल में ना होती, वो लोग उसे निकाल चुके होते। हाँ, और जेल पहुंचाने वाले भी वही हैं। बाबर की बात सुनकर सियार राजपूत की आंखें भर आईं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी जेल में है तो वजह खान हवेली वाले हैं? बाबर ने दांत भींचकर कहा। फिलहाल तुम कहीं नहीं जाओगे सियार राजपूत। पहले देखो वो लोग फरियाल को निकालने की कोई कोशिश भी करते हैं या नहीं। थोड़ा वक्त गुजरने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन बाबा जान, आप जानते हैं फरियाल कितनी डरपोक और मासूम है। अगर उसे कुछ हो गया तो? उनके लहजे में बेटे के लिए दर्द था। बाबर धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोले, अगर इतनी डरपोक होती तो आज जेल में ना होती, पूरा इल्जाम उस पर न लगता। वो चाहती तो असली गुनहगार का नाम ले सकती थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। मतलब वो खुद वहां जाना चाहती थी। उसे थोड़ा रहने दो वहां ताकि उसे अक्ल आए। वो फरियाल के सगे दादा थे, लेकिन हमेशा से उसके मामले में सख्त थे। पहले जो हुआ था उसके बाद उन्होंने फरियाल से ऐसे रिश्ता रखा जैसे वो उसके लिए कोई माने ही न रखती हो। जब उनकी पोती ने खान हवेली के लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली थी, और वो भी इसलिए कि उसने फरियाल को बातों में ऐसा फंसाया कि वो उसकी हर बात मानती चली गई। उस दिन के बाद से दादा के दिल में उसकी जगह कम होती चली गई थी। बाबर फिर बोले, सियार राजपूत, तुम उसे बचाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। उसका वो एडवोकेट शौहर कहाँ है? वो क्यों नहीं बचा रहा उसे? ये सुनकर सियार राजपूत भी हैरानी और बेचैनी से उन्हें देखने लगे। लेकिन इस बात का जवाब सियार राजपूत के पास भी नहीं था। वो बस अपनी बेटी के बारे में सोच रहे थे, जो उस समय जेल की सलाखों के पीछे थी। हर तरफ ये खबर फैली हुई थी। वो जानते थे कि उनकी बेटी मासूम है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, और उसके पीछे किसी का हाथ नहीं था। ये सारी साजिश किसी और की थी। वो अपने दिल में पक्का इरादा कर चुके थे कि वो अपनी बेटी को इस जेल से बाहर निकालेंगे। रात के 9 बज रहे थे। असफद यार खान अपने कमरे में था। काफ़ी सोचते हुए वो एक केस की फाइल खोलकर उसे पढ़ रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान फरियाल की तरफ था। उसने सामने रखे लिफाफे को देखा, जिसमें फरियाल राजपूत के जमानत के कागजात थे। ये उसके पास काफ़ी समय से थे, लेकिन उसने अब तक उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी उलझन थी, जैसे ये मामला खुद ब खुद नहीं सुलझ रहा हो। वो अब तक फरियाल से जेल में मिलने भी नहीं गया था। उसके लिए फरियाल को बचाना बहुत मुश्किल काम नहीं था। वो एक बहुत बड़ा वकील था और कानूनी धौंस बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन वो खुद फरियाल के केस में नहीं उलझना चाहता था। वो चाहता था कि राजपूत परिवार खुद केस में आए, लेकिन उस तरफ से भी बिल्कुल चुप भी थी। ऐसे में फरियाल का जेल में रहना उसे बिच्छू की तरह डंक मार रहा था। उसने अब तक इंतज़ार किया कि कोई ना कोई उसे बाहर निकाल लेगा, लेकिन कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था। उसे भी बाबा की तरफ से भरोसा था कि वे ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो? असफद यार खान हैरान था। अब बहुत हो चुका था। वो फरियाल को और जेल में नहीं रहने दे सकता था। उसने लिफाफा उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक कार खान हवेली से निकल रही थी, जिसे हवेली के लोग भी देख रहे थे। खानदादा के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान लौट आई थी, जबकि शाहनवाज खान भी खिड़की के पास खड़े उसे जाता देख चुके थे। मैंने कहा था ना, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, वो जाएगा। देखो चला गया। खानदादा की बात पर शाहनवाज ने खुश होते हुए सिर हिलाया था। ए लड़की, चल खाना खा ले, लेडी कांस्टेबल ने जेल की सलाखों पर डंडा मारते हुए जोर से कहा। फरियाल राजपूत गहरी सोच में डूबी थी। आंखें बंद करके वो सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोच रही थी, जिसके आने की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी,
लेकिन जिनकी उम्मीद थी वो भी तो उसे बचाने नहीं आए थे। उसकी ससुराल से भी कोई नहीं आया था, उसके मायके से भी कोई नहीं आया। वो सबके लिए इतनी गैर ज़रूरी थी कि रात का समय हो गया और वो जेल में थी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो दुखी होकर अपने आंसू रोक भी नहीं पा रही थी। लेडी कांस्टेबल ने पुकारने पर वो चौंकी और अपने सामने रखी ट्रे को देखा। ट्रे में खाना रखा। उसके घर के नौकर भी नहीं खाते थे। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। फरियाल ने खाने से इनकार कर दिया। ये तुम्हारे पापा का घर नहीं है, नहीं तुम्हारे शौहर का घर जो नखरे दिखाएगी। ये खाना है या मार खाना है, चुपचाप खाना खा। दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है, लेडी कांस्टेबल ने सख्ती से कहा। मजबूरन फरियाल को खाना खाना पड़ा। उसने ट्रे अपनी तरफ खिसकाई कि पास बैठी मोटी औरत ने जोर से उसे पीछे धक्का दे दिया। मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगी खाना, हट पीछे। मोटी औरत के जोर से धक्का देने पर फरियाल लड़खड़ाई और उसका सिर जेल की सलाखों से टकरा गया। एक पल के लिए फरियाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपने चकराते सिर को थामकर पीछे खड़ी औरत को देखा जो उसका खाना खा रही थी। उसके माथे पर गहरी चोट लगी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसे धक्का देगी। वो अपना सिर थामकर खड़ी हो गई और तभी पीछे से एक जानी पहचानी खुशबू आई थी। झट से उसने अपनी आंखें खोली और सामने उस इंसान को देखा। क्या वो सच में आया था? क्या वो वाकई यहाँ था? दिल ने सवाल किया। उसकी नज़रें जैसे फिक्स हो गई थीं जब उसने देखा असफद यार खान जेल की सलाखों पर अपना हाथ रखे खड़े थे। असफद, उसने धीरे से पुकारा। असफद ने उसके माथे के सूजे हिस्से पर हाथ रखा। फरियाल सिसक उठी थी। असफद ने अपने होठ भींचे। सामने खड़ी लड़की की आंखों में कभी एक भी आंसू नहीं आने दिया था। आज वही जेल की सलाखों के पीछे खड़ी आंसू बहा रही थी। उसने उम्मीद भरी नज़रों से असफद को देखा। अब तक वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि असफद उसके सामने है। जिनकी उम्मीद थी उनमें से तो कोई नहीं आया। फरियाल ने आंसू दबाते हुए हिचकी ली और सिर झुका लिया। लेडी कांस्टेबल ने उसे जेल से बाहर निकाला। फरियाल और हैरान होकर असफद को देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सधा हुआ था, मतलब वो उसे लेने आया था। फरियाल को उस पर पूरा भरोसा था कि वो बेगुनाह है। फरियाल बाहर निकली और उसके सामने खड़ी हो गई। असफद अभी भी चुप था, लेकिन उसकी ठंडी नज़रें फरियाल के दिल में हजारों सवाल छेड़ गई थीं। चलो, असफद ने एक शब्द में कहा और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। फरियाल उसके पीछे कदम बढ़ा रही थी। उसके निकलते ही वो मोटी औरत कड़ी सजा झेल रही थी। तुम्हें पता है किसे धक्का दिया तुमने? एडवोकेट असफद यार खान की बीवी है। पागल है वो अपनी बीवी के लिए, सब जानते हैं। और तुमने उसकी बीवी को चोट पहुंचाई। अब तो तुम गई लेडी पुलिस इंस्पेक्टर जेल के अंदर उस औरत को बुरी तरह से पीटने लगी थी। औरत चीख रही थी। आप आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं असफद? फरियाल ने अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए पीछे से पूछा था। असफद के कदम वहीं थम गए, वहीं जहाँ तुम्हारी जगह है। असफद ने माथे पर सिकन डालते हुए कार का दरवाज़ा खोलते हुए ठंडे लहजे में कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। फरियाल ने हमेशा की तरह जोर देकर कहा, जिससे असफद का दिमाग घूम गया। चुपचाप कार में बैठो फरियाल, वरना तुम अब तक मेरा एक रूप देखती आई हो जो बहुत सॉफ्ट है। जिस दिन मेरा गुस्से वाला रूप देखोगी, मुझसे पनाह मांगोगी। वो धीमे लेकिन जोर देकर हर शब्द कह रहा था। फरियाल का सांस रुक गया। उसकी गहरी लाल आंखों को देखती वो उसके साथ कार में बैठ गई। असफद यार खान ने कार का रुख राजपूत हाउस की तरफ मोड़ा था। फरियाल वहां जाना ही नहीं चाहती थी। वो खान हवेली जाना चाहती थी, लेकिन उससे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं जहांगीर, ये सब क्या हो रहा है? भाई क्यों भाभी के साथ ये सब कर रहे हैं? आमना की आवाज़ मोबाइल पर सुनते ही जहांगीर और परेशान हो गया। क्या कुछ नहीं, कहा उसने हवेली आकर। वो अब भी घबराया हुआ था। रात हो चुकी थी और फरियाल जेल में बंद थी। असवद के अंदर खून उबर रहा था। वो अपनी प्यारी बीवी को जेल में कैसे रहने दे सकता था? कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच क्या हुआ था। मुझे तो इनकी फिक्र हो रही है, भाभी की। पता नहीं किस हाल में होंगी। आमना रो पड़ी। जहांगीर ने होठ भींचते हुए कहा,
यार रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा फरियाल को। असफद को नहीं पता किस बात पर गुस्सा है। हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। वो वकील है, उसके बहुत आसार और पहुंच है, सब कुछ जानता है। उसके लिए 1 मिनट की बात है, वो फरियाल को बाहर निकाल सकता है। लेकिन जब तक वो खुद नहीं चाहेगा, कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा 1 मिनट रुको, मुझे कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। वो कॉल काट दिया। दूसरी तरफ आमना ने मोबाइल रख कर आंसू पोंछे। सब घर वालों की नाराजगी झेल कर फरियाल और असफद ने निकाह किया था, क्योंकि शुरू से ही खान हवेली और राजपूत हवेली के लोगों की एक दूसरे से नहीं बनती थी। उनकी दुश्मनी सालों से चली आ रही थी और आने वाली पीढ़ियों में भी जा रही थी। लेकिन फरियाल और असफद ने इस दुश्मनी में भी प्यार की नींव रखी थी। पर इस प्यार को भी बस 6 महीने में ही ग्रहण लग गया था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन आमना को यकीन था कि ये किसी की साजिश थी, दोनों को अलग करने की। जहांगीर का फिर से फ़ोन आया। उसने तुरंत कॉल पकड़ी। मुबारक हो, असफद ने फरियाल को जेल से रिहा करवा लिया। जहांगीर ने खुशी से बताया, आमना की खुशी की कोई हद नहीं रही। आप सच कह रहे हैं ना, मजाक तो नहीं कर रहे? वो खुशी से चहकी। मेरा तुम्हारा कोई मजाक का रिश्ता है लड़की? जहांगीर ने अब शांत होते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल है, वो भी चहकी। दूसरी तरफ जहांगीर गहरी मुस्कान लिए था। कार में पूरी तरह सन्नाटा था, दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। फरियाल ने नजर उठाकर उसे देखा, जो बिल्कुल चुपचाप था और चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था। असफद, मैं नहीं जाऊंगी राजपूत हाउस, मुझे खान हवेली जाना है, वही मेरा घर है। फरियाल की बात पर असफद ने होठ भींचे, लेकिन चुप रहा। असफी, आप सुन रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। वो पैनिक हो गई थी। फिर भी असफद ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। फरियाल ने गुस्से में स्टीयरिंग पर उसके हाथों पर हाथ रखा और स्टीयरिंग को मोड़ दिया। कार का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन मुश्किल से असफद ने संभालते हुए कार को रोक लिया और उसने गहरी सांस भरी। अगर वो कार को नहीं रोकता तो कार सामने की खाई में गिर जाती और रात के अंधेरे में किसी को भी पता नहीं चलता। पागल हो गई हो तुम? अगर ब्रेक नहीं लगती तो जानती हो क्या होता? वो बुरी तरह से भड़क चुका था। फरियाल ने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छा होता मर जाते, एक साथ जी नहीं सकते, एक साथ मर तो सकते हैं। वो ऐसे बातें कर रही थी, असवद के होश ही उड़ गए। फरियाल राजपूत, इनफ इज इनफ। तुम्हारे ये मासूम एक्ट्स अब मुझे तुम्हारी तरफ खींच नहीं सकते। तुम्हारी असली सच्चाई मैं जान चुका हूँ, इसलिए अब ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? वो गुस्से और नफरत से बोल रहा था और फिर से कार स्टार्ट कर दी। उसका इतना गुस्सा देखकर फरियाल का दिल डर के मारे धड़कने लगा था। अगर इतनी ही बुरी लग रही हूँ, अब तो वहीं जेल में रह जाने देते, क्यों छुड़ा कर लाए? उसने गुस्से में आवाज़ उठाई। असफद ने कार रोकी। उसके बालों के पीछे हाथ रखकर झटके से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो एकदम हिल गई थी। उसके होठ एक दूसरे से छू गए थे। फरियाल को अपनी सांस ही रुक गई थी। अब अगर तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं अपने तरीके से तुम्हारी आवाज़ बंद कर दूंगा, और सच में इसके बाद तुम बोलने लायक नहीं रहोगी। मैं चुप हूँ, मुझे चुप रहने दो, वरना भड़क गया तो सब बर्बाद कर दूंगा। वो अपनी आंखों में गहरी नफरत लिए बोल रहा था। फरियाल को, जो हमेशा उसकी मोहब्बत की आदी थी, अब इतनी नफरत कैसे सह सकती थी? उसे छोड़ते ही वो फिर से कार स्टार्ट कर गया। वो पूरी तरह चुप हो गई थी, लेकिन उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। थोड़ी देर में राजपूत हवेली पहुंच गए थे। गार्ड्स ने कार को देखते ही गेट खोल दिया था। असफद खान को कौन नहीं जानता था? राजपूत हवेली का अकेला दामाद, और उसके गुस्से से सब जानकार थे। वकील से पंगा लेने की कोई हिम्मत नहीं करता था। असफद ने ना चाहते हुए भी कार अंदर घुस आई। उसका इरादा बस उसे यहीं छोड़कर जाने का था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदलकर खुद भी अंदर चला गया। कार रोकते हुए उसने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा और उसे नीचे उतार दिया। असफद यार खान, मुझे यहाँ छोड़कर गए तो याद रखना, फिर मेरा मुंह कभी नहीं देख पाओगे। वो दुखी दिल से कह रही थी और उसके साथ घसीटती जा रही थी। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, वो रोते हुए बोल रही थी। लेकिन असफद के कदम रुक नहीं रहे थे। आई हेट यू, वो सिसकी, और इस बात पर असफद ने कदम रुक गए थे। पलटकर उसने उसकी तरफ देखा। यही एक बात सच है फरियाल राजपूत,
तुम असवद यार खान से नफरत करती हो और मोहब्बत तो सिर्फ नाटक था मुझे बर्बाद करने का। वो उसकी तरफ मुड़ते हुए दांत कचकोचते हुए बोला था। वो फिर से बेयकीन हुई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना बदगुमान हो जाएगा। तुम मेरी आंखों में अपने लिए नफरत देखते हो? वो धीमी आवाज़ में पूछ रही थी और असवद का दिल एकदम से धड़क उठा था। उसकी आंखों में जली हुई बेचैनी ही तो थी जिसने उसे धोखा दे दिया था। तुम भी झूठे हो और तुम्हारी आंखें भी झूठी हैं असफद यार खान। उसके पीछे बाबर राजपूत की आवाज़ गूंजी। दहाड़ पड़ी तो वो होठ भींचते हुए पलटा था। हमारी पोती को छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ। बाबर राजपूत की बात पर असफद हल्के से ताने वाली हंसी में हंसा था। पोती? जब यही पोती पिछले 6 घंटे 15 मिनट और 36 सेकंड से जेल में बंद थी, तब आपको याद नहीं आया कि ये आपकी पोती है? उसकी बात पर बाबर राजपूत के गुस्से से हाथ मुट्ठी में बंध गए थे। इतने में सियार राजपूत भी नीचे आते हुए दिखे थे। बेटी को सही सलामत देते ही उनकी जान में जान आई थी। फरियाल मेरी बच्ची। वो आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच अचानक असफद पत्थर की दीवार बनकर खड़ा हो गया। 1 मिनट, इतनी भी जल्दी क्या है? उसने माथे पर बल डालते हुए कहा था। वो मेरी बेटी है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? वो भी मेरे ही घर में। सियार राजपूत गुस्से से बोले। आपकी बेटी असफद यार खान की बीवी है, मेरे निकाह में है, शायद आप भूल रहे हैं। वो भी उनके ही अंदाज में बोला। हम चाहें तो 2 मिनट में ये रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, ज़्यादा ऊपर मत उड़ो। बाबर राजपूत ने घमंड से कहा। अच्छा, कैसे ख़त्म करेंगे? असफद जेब में हाथ डालकर हल्की मुस्कान के साथ बोला। पीछे खड़ी फरियाल का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जानती थी वो किसी भी वक्त कोई भी बड़ा धमाका कर सकता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, सामने वाला कभी जान ही नहीं सकता था। उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अदालतें इसी काम के लिए हैं, बरखुरदार। और वैसे भी तुम इसे खान हवेली ले जाने की बजाय यहाँ लाए हो। इसका मतलब साफ है, तुम इसे हमारे पोती मानते हो, अपनी बीवी नहीं। बाबर राजपूत की ये बात सुनकर असफद के चेहरे पर फिर से हल्की मुस्कान आई थी। आप अपने बारे में बहुत गलत फहमियाँ पालते हैं बाबर राजपूत, जबकि आपको ये भी पता नहीं कि अगर मुझे इसे यहाँ छोड़कर जाना होता तो असफद यार खान खुद अंदर आता ही नहीं। उसकी बात सुनते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहना चाहते हो तुम? बाबर राजपूत उसके लहजे से डर गए थे। असफद ने फरियाल की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? उसने ठंडी पत्थर जैसी आंखों से उसे देखते हुए सिर हाँ में हिला दिया था। तो मेरी एक शर्त है, तुम अभी इसी वक्त राजपूत परिवार से हर एक रिश्ते को छोड़ोगी पूरी तरह से। वो उसे ऐसी जगह खड़ा कर चुका था जहाँ से न वो आगे बढ़ सकती थी न पीछे लौट सकती थी। बोलो, कौन है तुम्हारे लिए सबसे अहम? असफद यार खान जानता था उसका जवाब क्या होगा, पर फिर भी उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था। फरियाल राजपूत के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगर वो असफद को चुनती तो अपने पापा को खो देती, और अगर पापा को चुनती तो अपनी मोहब्बत को। वो वकील था, दिमागी खेल अच्छे से खेलना जानता था, और आज फरियाल को भी मानना पड़ा कि वो बहुत बड़ा वकील है। जिस तरह उसने उसे उलझाया, कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता था। फरियाल मेरी बेटी है और वो कभी अपने पापा को धोखा नहीं देगी। फरियाल, बता दो इसे ताकि इसका वहम टूटे। सियार राजपूत ने गुस्से और नफरत से कहा। असफद के होठों पर हल्की सी ताने वाली मुस्कान आई थी। फरियाल ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं असफद यार खान को नहीं छोड़ सकती बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी बात सुनते ही सियार राजपूत का चेहरा तमतमा गया और उन्होंने गुस्से में हाथ उठा दिया। फरियाल ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए हैरान होकर उसने अपने पापा को देखा था, और असफद को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर कोड़ा मार दिया हो। जब सियार राजपूत ने फिर से हाथ उठाया तो इस बार असफद ने उनकी कलाई पकड़ ली। बस अब और नहीं, मेरी बीवी पर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं भूल जाऊंगा आप फरियाल के पापा हैं, वो पापा जिनका होना आपने कभी साबित ही नहीं किया। असफद यार खान, सियार राजपूत चीखे थे, चिल्लाइए मत और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि मैं फरियाल को यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा।
मैं इसे यहाँ सिर्फ इसलिए लाया था ताकि ये आपसे अपना रिश्ता तोड़ दे, और ये हो चुका है। अब हम जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप और आपके गार्ड हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे। हाँ, नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम दोनों को ऊपर जरूर पहुंचा देंगे। बाबर राजपूत गुस्से से दहाड़े। उन्हें अपनी पोती से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो उन्हें छोड़कर अस्वद को चुनेगी। अस्वद ने ताने से कहा, चलिए ये भी अंजाम कर कर देख लीजिए, कहीं आपको बाद में पछतावा ना हो। ये कहकर उसने फरियाल का हाथ पकड़कर उसे उसी तरह हवेली से बाहर ले जाना शुरू किया जैसे अंदर आया था। बाबर राजपूत गार्ड को इशारा करने ही वाले थे कि सियार राजपूत ने उन्हें रोक लिया। पापा, वो मेरी बेटी है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, उनकी आवाज़ में विनती थी। बाबर राजपूत ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन कुछ बोले नहीं। वर्ल्ड बेस्ट एडवोकेट अवार्ड जाता है मिस्टर असफदयार खान को, फरियाल ने ताली बजाते हुए कहा, और ज़ोर ज़ोर से रोते हंसते ताली बजा रही थी। वो हंस भी रही थी, रो भी रही थी और गुस्सा भी कर रही थी। असवद उसे ना खान हवेली ले गया था, ना राजपूत हवेली में छोड़ा था। वो उसे अपने फार्म हाउस ले आया था। वहीं खड़ी होकर फरियाल उसे ताने मारते हुए तालियां बजा रही थी। असफदयार खान बेड से टिककर उसे सिर से पांव तक गहरी नज़रों से देख रहा था। क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं आप, मानना पड़ेगा। वो आंसू पोंछते हुए बोली, तुमसे सीखा है। वो बड़े सुकून से बोला, आप झूठे हैं, धोखेबाज हैं। वो इस बार चिल्लाई। असवद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे रंग में रंगने लगा हूँ। 6 महीने में कुछ तो असर होना ही था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखा नहीं दिया। आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो बुरी तरह चिढ़ी हुई थी। असफदयार खान बेड से टेक हटाते हुए खड़े होते हुए उसके पास बढ़ा। कितनी बार कहा है, आवाज़ नीची रख कर बात करो मेरे साथ। अब फिर तुम्हारी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। मेरी आवाज़ भी ऊंची होगी और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? वो गुस्से में उसके कॉलर को दबोचते हुए चिल्लाई थी। उसका कॉलर तक पहुंचना असफदयार खान को और भी गुस्सा दिला गया था। उसने उसकी दोनों कलाइयों को कसकर पकड़ते हुए पीठ की ओर मोड़ दिया, जिससे दर्द से फरियाल के मुंह से चीख निकल गई थी। मैं आवाज़ ऊंची रखने को रोक रहा हूँ और तुम सीधा मेरे कॉलर तक पहुँच रही हो। जानती हो मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं, फिर क्यों करती हो ये सब जिसमें मुझे गुस्सा आता है। इस बार उसका लहजा धीमा था, फिर भी उसने उसकी कलाई नहीं छोड़ी। आप बहुत जालिम इंसान हैं, हाथ छोड़िए, मेरा तोड़ना है। उसने दर्द सहते हुए माथे पर बल डालकर गुस्से में कहा था। तोड़ने होते तो अब तक टूट चुके होते। असफद ने झटके से उसकी कलाई छोड़ दी। वो अपनी कलाई सहलाते हुए पीछे हटी, जो पल भर में लाल हो गई थी। आप तो बहुत पछता रहे होंगे ना, जब पापा की जगह शौहर को चुना। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर असफद ने ताने भरे लहजे में कहा, आपने जो करना था कर दिया, जो कहना था कह दिया, और खबरदार मेरे करीब भी मत आइएगा, और अब मुझसे बात भी। फरियाल ने पलके झपकते हुए नाराज़गी लिए चेहरे से कमरे से बाहर निकलना चाहा। तभी असफद ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर मोड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। फरियाल ने गुस्से से उसका हाथ हटाना चाहा, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। वो पैनिक में खुद को छुड़ाने की कोशिश में और उसके करीब होती चली गई। असफदयार खान इन्हीं अदाओं का बुरी तरह से दीवाना हो रहा था। पहली रात ही तुम्हारे पर काटे होते तो आज इतनी उड़ान नहीं भर रही होती। तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मेरे खिलाफ जाने की। अब वो ठंडे लहजे में बोला तो उसके दिल में हलचल मच गई। मैंने क्या किया है? इतनी मासूम नहीं हो तुम जितना बनती हो। निकट फूफी से हाथ क्यों मिलाया? वही सवाल जिससे वो बचना चाहती थी। उसका सिर झुक गया। छोड़ो मुझे असफद। वो फिर से खुद को छुड़ाने लगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दो फरियाल राजपूत, वरना जान से मार डालूंगा। वो उसके बाल मुट्ठी में दबोच कर उसका सिर ऊंचा कर चेहरा अपने चेहरे के पास ले आया। नहीं मिलाया हाथ, कुछ नहीं किया मैंने। आपको गलतफहमी है। उसके शब्द होठों पर ही दम तोड़ गए थे जब असफद ने सख्त अंदाज में उसके होठों पर अपना स्पर्श डाला था। उसकी सांस ही रुक गई थी। मत जगाओ फरियाल, मेरे अंदर का कठोर इंसान। मैं नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ सख्ती, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना
मैं क्या कर जाऊंगा मैं खुद भी नहीं जानता, वो गहरी सांस लेते हुए बोल रहा था। उसकी नाक से नाक मिला रखी थी। फरियाल भी अपनी तेज हुई सांसें ठीक कर रही थी। एक पल में ही असफदयार खान ने उसे बेहाल कर दिया था। आपको गलतफहमी है, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं थी कि वो निखत के साथ मिलकर उसके परिवार वालों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच गई थी। सिर्फ अपने दादा के कहने पर वो उसको बदनाम करने के लिए उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। बदला लेना था उसे खान हवेली वालों से, जो उसकी माँ ने उसके पापा के साथ किया था। वही अब वो सब लौटा रही थी। खान हवेली की बेटी के किए की सज़ा अब वो खान हवेली के बेटे को देना चाह रही थी, और इसमें अटैक भी खान हवेली की सबसे मजबूत आधार पर किया गया था। असफदयार खान सब कुछ असफदयार खान के सामने क्लियर हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी फरियार राजपूत अभी भी अपनी बात से इनकार कर रही थी, जिससे असफदयार खान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे जोर से बेड पर पटका। आज तुम्हारे सब पर काटेंगे तो तुम खुद सारा सच फर बोलोगी। वो अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन खोलते हुए गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। फरियाल पीछे की ओर से सख्ती आंसू बहाने लगी थी, लेकिन असफत के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जो कहता था वो जरूर करता था, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। असफत मत करें ऐसा, मुझे डर लग रहा है आपसे। उसका सिर पीछे तकिए पर गिरा था। असफत के हाथों की सख्ती उसके दिल पर उसका डर थोप रही थी। असफत ने उसकी गर्दन में मुंह छुपा लिया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाह रहा था, नहीं चाहता था कि उसके किसी काम से फरियाल को तकलीफ पहुंचे, पर वो उससे सच अब भी छुपा रही थी। असफदयार खान को झूठ से बहुत नफरत थी, और उसके झूठ की वजह से वो उससे सख्ती से पेश आ रहा था। असफी उसकी आंखों से आंसू टूटकर तकिए में समा गए। असफद ने जरा सा सिर उठाकर उसकी आंखों में झांका। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे धोखा क्यों दिया? इसके बाद बताना भी चाहोगी तो नहीं सुनूंगा। सरगोशी अंदाज में गंभीर लहजे में पूछा। आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे असफी। आप मुझसे प्यार करते हैं, और जो प्यार करते हैं वो दर्द नहीं देते। रोते हुए बोलती वो असवद को उसके काम से रोक रही थी। चलो, एक भ्रम तुमने तोड़ा और आज एक दूसरा भ्रम मैं तोड़ देता हूँ। उसके गले से दुपट्टा उतारते हुए दूर फेंक दिया। वो जोर से उसके होठों को पकड़ता उसकी सांसें रोक गया था। वो सिसकती चली जा रही थी, लेकिन असवद नहीं रुका। प्लीज़ असफी, मेरी बात सुनिए। मैं अब वो बोलना चाह रही थी, लेकिन असवद ने अब अपने कान बंद कर लिए थे। उसकी फ़्रॉक को उसके वजूद से अलग करते हुए वो उसकी धड़कनों पर काबिज हो गया था। फरियाल का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसकी कांपती धड़कनों पर अपना बेजाय स्पर्श छोड़ता वो बेहोश सा हो गया था। वो उसे लेकर कितना जुनूनी था कि असवद को अपने जुनून से भी डर लगता था। तभी तो शादी के 6 महीने गुजर जाने के बावजूद उसकी नाजुकता की वजह से उसे अब तक छुआ भी नहीं था, ऐसा असवद सोचता था। जबकि वो तो धोखे से आई थी उसकी ज़िंदगी में, प्यार का नाटक करके उसके दिल के साथ खेली थी, उसे हर पर्दे से आज़ाद करता हुआ। उसने उसकी हिचकियों की आवाज़ भी रोक दी थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी असफी, वो टूटते फूटते शब्दों में हिचकियाँ लेते हुए बोल रही थी। लेकिन असफद ने अपने काम को नहीं रोका। अब वो जोर जोर से रो रही थी। एक पल के लिए असफद रुक कर अपना सिर उठाया और उसे रोते हुए देखा। क्यों इतना रो रही हो, जैसे कोई तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा हूँ? उसने पूछा। वो हिचकियों से रो रही थी, जैसे असफद ने उस पर कोई जुल्म किया हो, जबकि असफद ने गुस्से में भी 1% भी उसे चोट नहीं पहुंचाई थी। उसके काम में कोई कठोरता नहीं थी। छोड़ो मुझे असफद, वो हिचकियों के साथ उसके सामने खड़ी होकर उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी और चिल्ला रही थी। आवाज़ मत निकालो, वरना मेरा गुस्सा तुम सह नहीं पाओगी। नरमी का फ़ायदा मत उठाना। असफद ने उसकी तरफ नज़रों से चेतावनी देते हुए कहा। बहुत एहसान है आपका मुझ पर, जो गुस्से में भी मुझसे अपना हक ले रहे हो। बस वही कमी रह गई है, मुझे मार डालो, अपने दिल का अरमान पूरा कर लो। वो अपने सीने और कंधों को नाखूनों से खरोचते हुए गुस्से में रोती चली जा रही थी, लेकिन असवद अब उसे बहुत प्यार से और मोहब्बत से समेटने लगा। उसकी नरमी देखकर वो अचानक शांत हो गई।
पागल, मैं तुम पर गुस्सा हो सकता हूँ, नाराज हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दे सकता। अपनी मोहब्बत के आगे असवद हार गया था। उसने अपनी ठोड़ी उसके गर्दन में दबा दी और उसे जोर से अपने अंदर समेट लिया। खान हवेली की बेटी ने राजपूत हवेली में शादी की, सिर्फ अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए। जो राजपूत ने उसकी बहन पर जुल्म किए, उसका बदला सामिया ने राजपूत परिवार से लिया। उसने उनके एक बेटे से शादी की, सियाल राजपूत से, और दूसरे को मौत की नींद सुला दिया। समायरा और सामिया दोनों बहनें थीं। सियाल राजपूत के छोटे भाई ने सामिया को अपने प्यार के जाल में फंसाकर बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के पीछे की असली वजह सिर्फ सामिया जानती थी, इसलिए उसने बदला लेने का मन बनाया। इस परिवार को बर्बाद करने के लिए उसमें घुसना जरूरी था। सियाल राजपूत के छोटे भाई जमाल राजपूत से तो वो कभी शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने सियाल राजपूत का चुनाव किया और उनके जरिए जमाल राजपूत को जहर देकर मार दिया। जमाल राजपूत की अचानक मौत से राजपूत परिवार के दरवाजे और दीवारें हिल उठी थीं, लेकिन सामिया अपनी बेटी के साथ वहाँ रुकी नहीं। लेकिन रास्ते में ही सियाल राजपूत ने उन्हें रोक लिया। बीवी थी, मनचाही उसे मान नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उनसे उनकी बेटी छीन ली, जिससे उन्हें मौत से भी बड़ी सज़ा मिली थी। उन्हें खाली हाथ खान हवेली छोड़नी पड़ी। वो बहुत रोई, लेकिन सियाल राजपूत को तरस नहीं आया। उसने अपनी इकलौती बेटी फरियाल राजपूत को लेकर सीधे इंडिया छोड़ दिया और दूसरे देश में बस गए। किसी को नहीं पता था कि सियाल राजपूत फरियाल राजपूत को कहाँ ले गए। फरियाल राजपूत की उन्होंने अच्छी खासी ब्रेन वॉश कर दी थी और उसे अपनी माँ के खिलाफ भड़का दिया था। उसकी वापसी तब हुई जब वो 18 साल की थी। उसने असफद खान को प्यार के जाल में फंसाया, जबकि लोग कहते थे कि असफद ने उसे फंसाया। असल में वो मासूम वकील उसकी मासूम अदाओं पर मर मिटा और शादी तक कर ली। जो कुछ सामिया ने किया वही सब करने के लिए उसे खास ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन इन सब में फरियाल एक नुकसान कर गई। उसने अपना दिल भी असवद को दे दिया। निखत राजपूत उसकी फूफी थी, जिन्होंने अपना पार्लर खोला हुआ था। फरियाल राजपूत असवद के मना करने के बावजूद उसके पार्लर में जाती थी। उनके बीच प्यार होने के बावजूद कभी कभी टकराव भी होती थी, लेकिन फरियाल रुकी नहीं। असवद जानता था कि उसकी फूफी पार्लर की आड़ में गलत काम करती है। जब उसने ये बात फरियाल से कही तो उसका हाथ खुद ब खुद उठ गया। खबरदार, अब तुमने मेरी फूफी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो जब देखा कि मुझे वहाँ जाने से रोक नहीं सकते, तो अब क्या फूफी के पार्लर की साख खराब करना चाहते हो? लेकिन याद रखो, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। वो गुस्से में चिल्लाई। असवद ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। फरियाल का हाथ उठाना असवद का दिमाग घुमा चुका था। बदले में उसका हाथ खुद ब खुद पीछे हट गया और गुस्से में उसने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। कांच की टेबल टूट गई और उसके हाथ में चोट लगी। फरियाल दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपनी चीख को रोक गई। उसने असवद को हैरानी से देखा, जिसके हाथ से खून बह रहा था। वो आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन असवद ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। वो लड़खड़ा कर उसी कांच की टेबल पर गिरने लगी, लेकिन असवद ने उसकी कमर थाम ली और उसे गिरने से रोक लिया। वो आंखें नीचे गहरी सांस ले रही थी। असवद ने उसे झटके से पीछे किया। आज से तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, चली जाओ मेरी जिंदगी से, उसने चिल्लाया। फरियाल रोते हुए डर कर पीछे हट गई। दोनों अलग हो गए। फरियाल वापस राजपूत हवेली लौट गई, जहां उसे अपने दादा से बहुत बातें सुननी पड़ी। तुम वहां इसलिए नहीं भेजी गई थी कि तुम वापस आ जाओ। तुम वहां असफद यार खान की मौत का कारण बनने गई थी। बिना उसे ख़त्म किए तुम वापस कैसे आ गई? बाबर राजपूत की बात पर उसे खुद पर काबू करना पड़ा। फरियाल ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने निखत का पारल भी नहीं छोड़ा था। निखत राजपूत ने फरियाल की मोहब्बत के लिए अपना पार्लर उसके नाम कर दिया, जिससे फरियाल और भी उनकी बातें मानने लगी थी और जो वो कहती गई वो करती चली गई। फरियाल को पार्लर में हो रहे गलत कामों की जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ अकाउंट संभालने के लिए रखा गया था और आगे का सारा काम लड़कियां करती थीं। लेकिन उसी पार्लर में एक गुप्त रास्ता भी था, जो होटल जैसी जगह में खुलता था
और वहाँ से ये सब गलत काम होते थे। पुलिस के पास आज सर्च वारंट थे और उन्होंने अचानक छापा मारा। सब पकड़े गए। निखत फूफी वहाँ से पहले ही गायब हो चुकी थी। इसलिए पार्लर की ओनर भी फरियाल राजपूत थी। इसलिए फरियाल राजपूत को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इस पार्लर की सारी जानकारी पुलिस को किसने दी। भारी होती पलकें मुश्किल से खोलते हुए उसने अपनी धड़कनों पर सिर टिकाए सोए हुए असवद की तरफ देखा, जो रात भर अपनी ताबड़तोड़ शिद्दतों के बाद अब गहरी नींद में सो रहा था। फरियाल को अपनी सांसें अब रुकती हुई महसूस हो रही थीं। कसमसाते हुए उसने सिर पीछे हटाकर उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन असवद ने उसकी कमर को दोनों हाथों की मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया। असवद, प्लीज छोड़ो मुझे, मेरी सांस रुक रही है, उसने कहा। उसने फरियाल के बालों को पकड़कर उसका सिर ऊपर उठा दिया। फिर से बदतमीजी। कल कहा था ना कि बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती, उसने उसे घूरते हुए कहा, जबकि उसकी मुट्ठियों से उसने अपने घने बालों को छुड़ाया था। मेरी सांस। फरियाल ने गहरी सांस भरते हुए उसे देखा। असवद जल्दी से पीछे हटते हुए उसे उठाकर बेड के किनारों से टिकाकर बैठ गया और अपनी गोद में बिठा लिया। वो फिर से रो रही थी। असवद ने उस छोटी सी लड़की को अपने सीने में जुनून से समेटा था और उसकी कमर को सहलाने लगा। आप एक ही बार मेरी सांस रोककर मुझे मार दें, उसने सिर उठाकर नाराजगी से कहा, तो मेरा नुकसान हो जाएगा, उसने उसके आंसू नर्म लहजे से पोंछते हुए कहा। फरियाल ने उसके सीने पर नाखूनों से पंजे मारने शुरू कर दिए। असवद चुपचाप दर्द सहता रहा। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो तुम रोने लग जाओगी और मुझे जालिम कहती रहोगी, उसने उसे आंखों से घूरते हुए कहा। आपने जो रात भर किया, क्या वो कम था? फरियाल ने पूछा। बिल्कुल कम था। अपने गुस्से का 1% भी तुम्हें तकलीफ नहीं दी मैंने, समझी तुम? असवद ने कहा। तो फिर क्या था? फरियाल ने पूछा। वो सब, उसने नीचे वाला होठ बाहर निकालते हुए पूछा। इतनी क्यूट लग रही थी कि असवद ने आगे बढ़कर उसके निचले होठों को अपने होठों से छूकर धीरे से छोड़ दिया। फरियाल का दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। अगर थोड़ी भी सख्ती होती तो अब तक तुम्हारी जुबान ऐसे नहीं चल रही होती। असवद ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धीरे से उसे अपने पास बिठा लिया। आप फिर मुझे काट रहे हैं असवद, फरियाल ने सिसकियां भरते हुए कहा। और जो तुमने मेरा हाल किया है वो, उसने अपनी सफ़ेद शर्ट में देख कर फिर से असवद की आंखों में खुमारी देखी। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले थे और उसकी खूबसूरत होठों को देखकर वो उसे बेबस कर रहा था। असवद, उसने बिना कुछ सुने फिर से उस पर हावी होने की कोशिश की। उसने 6 महीने तक सब्र किया था। मेरे पास तुम थी, फिर भी मैंने अपना हक नहीं लिया तुमसे, लेकिन आज नहीं रुकूंगा। अब आगे भी कभी मत रोकना, अगर रोका तो जान से जाऊंगा, वो गंभीर लहजे में कह रहा था और उसके माथे पर अपने होठों का स्पर्श दे रहा था। फरियाल ने उसके होठों पर अपने होठ रखे। असवद ने ठहरे हुए दिल से उसे देखा। मरने की बातें मत करो असवद, उसने तड़पते हुए कहा। तुम तो मुझे मारने आई थी, नहीं, शादी भी इसलिए की थी, फिर मेरे मरने की बात से क्यों इतना दुखी हो? उसने उसके बिखरे बालों को पीछे करते हुए कहा और अब उससे बातचीत में खो गया था। हाँ, आई थी, सब कुछ साजिश के तहत ही था, मानती हूँ, लेकिन अल्लाह गवाह है, कभी आपको नुकसान पहुँचाने का सोचा भी नहीं, उसने भरोसा दिलाते हुए गहरी सांस भरी। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ और बहुत पहले से जान गया था, लेकिन तुमसे सच्चाई सुनना चाहता था और तुमने बहुत देर कर दी फरियाल, असवद ने दुखी लहजे में कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए, उसने उसके गालों के चारों ओर बाहें डालकर अपने सीने में छुपाते हुए कहा। असवद ने अपनी आंखें मींच लीं और खुद नीचे होते हुए फरियाल को अपने सीने से लगा गया। किस्मी, उसकी फरमाइश पर फरियाल ने शर्माते हुए उसकी तरफ देखा। ऐसे मत देखो किस्मी, फास्ट, इस बार असवद ने थोड़े गुस्से में कहा। फरियाल उसके होठों की ओर झुकी, लेकिन उसकी नर्म पकड़ पर असवद की मजबूर पकड़ पड़ते ही वो फिर से खुद को उसके हवाले कर गई थी। केस सॉल्व हो चुका था, निखत पकड़ी जा चुकी थी और इस सब में मुख्य किरदार असवद का ही था। असवद ने ही इस पार्लर के गंदे कामों की पहचान कराई थी।
ये जानते हुए कि पार्लर फरियाल राजपूत के नाम पर है, फिर भी कार्रवाई की क्योंकि असली गुनहगार निखत थी, जिसके नाम ये पार्लर था और कुछ समय पहले साजिश के जरिए पार्लर फरियाल के नाम कर दिया गया था। आज अदालत में पेशी थी जहां पूरे केस की सुनवाई हुई थी। असवद ने अपनी बीवी को इस केस से वाइज्जत बरी करवा लिया था और अपने काले चश्मे के साथ अपनी बीवी फरियाल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने उसके गालों से वह आंसू पोंछे और अपने सीने से लगा लिया। इस केस में अपनी बीवी को फंसाने वाला भी वही था और उसकी गिरफ्तारी से पहले जमानत करवाने वाला भी वही था। ये और बात थी कि उसने 6 घंटे उसे जेल में रखा था, सिर्फ राजपूत को सबक सिखाने के लिए। लेकिन एक पल का भी सुकून नहीं मिला जब तक उसे घर वापस नहीं लाया। अपने शौहर को देखकर वो मुस्कुराई। उसका शौहर खेल पलटना भी जानता था, बहुत चालाक वकील था। वो उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। जब असफत ने उसे एक आंख मारी, थैंक्स गॉड, तुम दोनों को एक साथ खुश देखकर दिल को सुकून मिल गया। जहांगीर उन दोनों को एक साथ देखकर पास आया था। थैंक्स जहांगीर भाई, आपने बहुत साथ दिया। दोस्त हो तो आप जैसा। फरियाल ने दिल से उसकी तारीफ की, जो असफत को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। चलो देर हो रही है, वो मुंह बनाते हुए कहता और फरियाल को लेकर अदालत के कमरे से बाहर निकल गया, जहां खान हवेली के सभी लोग मौजूद थे। सभी ने मिलकर फरियाल का वेलकम किया था। फरियाल ने सभी से गले मिलकर माफ़ी मांगी। नाना जान, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, उसने नम आंखों से अपने नाना को देखते हुए कहा। तो उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। सामिया बेगम उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन फरियाल ने अपना रुख घुमा लिया। उसका इस तरह खुद को नज़रअंदाज करना सामिया बेगम को बहुत भारी लगा। वो नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ रही थी कि असफदयार खान ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसकी माँ की तरफ मोड़ा और आंखों के इशारे से उसे अपनी माँ से मिलने का इशारा किया। उन्होंने चाचा जी को मारा है असफद, यही वजह है इस दुश्मनी की, फरियाल ने दुखी से कहा। नहीं, फूफी ने कुछ नहीं किया, फूफी बेगुनाह है। असफद की बात पर फरियाल ने हैरानी से उसे देखा। हाँ फरियाल, तुम्हारे चाचा जी को नॉर्मल मौत ही आई थी, लेकिन उसका इल्ज़ाम फूफी पर लग गया, ठीक वैसे ही जैसे तुम बदला लेने आई थी मुझे मारने, लेकिन ले नहीं सकी। ठीक वैसे ही फूफी भी बदला लेने गई थी, पर वो भी बदला नहीं ले सकी। फिर मम्मा ने मुझे वहाँ से क्यों लेकर भागी? फरियाल की बात पर सामिया की आंखें और नम हो गईं, क्योंकि वे फूफी के इरादे जान गई थी। वे उन्हें सजा देना चाहते थे और फूफी ने तुम्हें वहाँ से ले जाकर बचाया था। वो उन्होंने तुम्हें फूफी से छीन लिया और तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया। असफत की बातों पर फरियाल आंखें बंद करके मान गई थी। पूरी दुनिया झूठ बोल सकती थी, लेकिन उसका असफत झूठ नहीं बोल सकता था। फरियाल ने आंसू पोंछते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और उनके गले लग गई थी। आज इतने समय बाद उसे माँ के प्यार का सुकून मिला था। सामिया के दुखी दिल को भी आज बहुत सुकून मिला था। दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे। वे सब खुशी खुशी घर की तरफ चल दिए, जबकि राजपूत अपनी हार साजिशों में खुद फंसकर सारे रिश्तों से हाथ धो बैठे थे। जहांगीर और आमना का निकाह हो चुका था। आज आमना की रुखसती थी। बहुत खूबसूरती से खान हवेली को सजाया गया था। दुल्हन बनी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ फरियाल भी सजी सवरी एक प्यारी अप्सरा लग रही थी। सफ़ेद मैक्सी में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि नज़र हटाना मुश्किल था। कलाइयों में गजरे पहने वो अपने कमरे से शॉल लेने जा रही थी। तभी असफत नज़र बचा कर उसके पीछे कमरे में आया। असफत, क्या हुआ? वो हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर बोली। असफत ने उसे सिर से पैर तक गहरी नज़रों से देखा और उसकी तरफ रहस्यमय अंदाज में आगे कदम बढ़ाए। तो फरियाल ने अनजाने में अपने कदम पीछे लिए। क्या चाहिए? वो उसकी आंखों में लिखी बात पढ़ते हुए हकलाते हुए बोली। असवद ने अपने होठों का पाउंड बनाया। वो उसे देखती, फिर दाएं बाएं करती, अपनी मुस्कान मुश्किल से दबाती। असवद के करीब आने पर उसने अपना सांस रोक लिया। क्या बात है? दिन व दिन निखरती जा रही हो। कोई क्रीम का असर है या मेरी मोहब्बत का रंग चढ़ गया? वो उसके गाल पर उंगली से ट्रेस करता उसका दिल धड़का गया था। अब वो इसे कैसे बताए, उसे समझ नहीं आ रहा था। अभी तक उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। घर वाले
आमना की रुखसती में इतने मशरूफ थे कि वो भी सभी के साथ जिम्मेदारियां बांटती ये बात भूल गई थी। असवद को समय नहीं दे पा रही थी या भूल जाती थी। जब असवद के पूछने पर उसे सब याद आ गया, वो उसकी गर्दन पर झुका और जोर से काटते हुए लव वाइट बना दिया। क्या बोहें चढ़ाते हुए उसने उसका गुस्सैल चेहरा देखा। असवद, बाहर मेहमान आए हैं, आपने ये बना दिया, अब कैसे छुपाऊंगी? वो परेशान हुई। उधर देखो, असवद ने उसके सिर पर एक प्यारा सा स्कार्फ रखा, उसका सिर ढक दिया और पिन लगाकर उसे बिठाया। आईने में उसे सामने खड़ा करते हुए उसका नया रूप दिखाया। बहुत प्यारा लग रहा है, फरियाल ने तारीफ की। बहुत प्यारी लग रही हो, उसने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके होठों से अपने होठ मिलाकर गंभीर लहजे में कहा। असवद, मुझे आपको कुछ बताना है, उसने उसके कानों में घुसते हुए कहा। आप आप बाबा बनने वाले हैं, फरियाल ने भले ही हल्के अंदाज में कहा, लेकिन उसने असवद को ये बात बता दी थी। असवद की आंखें हैरानी से फैल गई थीं और जोर से उसे अपने सीने में समेट लिया। तुम सच कह रही हो? नहीं, क्या मेरा आपसे कोई मजाक का रिश्ता है? वो माथे पर बल डालकर पूछने लगी। तभी असवद की जिंदगी से भरपूर हंसी गूंज उठी थी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।